स्वागत दोस्तों आपके शहर पाइक एजुकेशन में। एमए पॉलिटिकल साइंस को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें एमएडी 2 चैप्टर नंबर 6 के सेकंड पार्ट को आज हम लोग को पढ़ना है। आइए समझते हैं इसको। क्वेश्चन पूछा गया है 1991 से पूर्व भारत के आर्थिक परिदृश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। शॉर्ट नोट लिखना है आपको एक इकोनॉमिक्स सिनेरियो के बारे में इंडिया के बिफोर 1991। स्टार्ट करते हैं इसको। 1991 से पूर्व भारत के आर्थिक परिदृश्य एक कठोर नीति से बंधा हुआ था। भारत अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण निर्बल आर्थिक संगठन का होना रहा है। तो चूंकि भारत 1991 से पहले इसकी जो आर्थिक परिदृश्य थी वो बहुत ही कठोर नीति से बंधी हुई थी। भारत अपने इकोनॉमिक सिस्टम में बाहरी निवेश के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया था, जिससे कारण इसका एक जो महत्वपूर्ण लक्षण यह निर्बल आर्थिक संगठन का होना रहा है। आर्थिक विकास के लिए कुछ संस्थाएं पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई थीं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं का अभाव था, तो उसके कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो पूरी तरह से इकोनॉमिक डेवलप के लिए नहीं खड़े हुए थे, और जो संस्थाएं थीं वो पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई थीं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जो वित्तीय संस्थान थे, वो उनका अभाव था गाँव में। इसलिए जो गाँव थे वो बहुत ही पिछड़े रह गए थे और भारत में गरीबी बहुत ही ज़्यादा व्याप्त थी। किसी देश की समृद्धि प्रत्यक्षता कृषि और उद्योग से आती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही किसी भी जो कंट्री होती है उसका डेवलपमेंट होता है, और उसका डेवलपमेंट पूरा तरह से कृषि और उद्योग पर निर्भर करता है। वहीं कृषि उत्पाद के लिए संचालन शक्ति, संचार व परिवहन सुविधाओं आदि की आवश्यकता भी होती है। तो कृषि के लिए मुख्यतः इसके उत्पादन के लिए संचार और परिवहन सुविधाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना और एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। औद्योगिक उत्पादन के लिए मशीन कुशल श्रम शक्ति प्रबंधन, ऊर्जा, बैंकिंग एवं बीमा सुविधाओं की भी ज़रूरत होती है। तो एक अच्छे खासे एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए एक स्किल्ड मैन पावर, यानी एग्रीकल्चर के लिए तो आपको कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, वहीं आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए मशीन्स, स्किल्ड लेबर चाहिए, आपको एक अच्छा खासा मैनेजमेंट, एनर्जी और अच्छी बैंकिंग प्रक्रिया और एक अच्छी इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ आपको किसी भी कंट्री के लिए चाहिए, तभी उसकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ज़्यादा मजबूत हो पाता है। और उस वक्त भारत में इन सभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे इनकी बहुत ही ज़्यादा कमी थी। यही कारण था कि भारत बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा था इकोनॉमिक रूप से। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे समझते हैं। भारत में वर्ष 1991 के पूर्व भी आर्थिक विकास के लिए कुल योजनाओं पर व्यय 50% से अधिक राशि के आधार संरचना विकास पर व्यय किया जाता था। तो मोर देन 50% जो था, वो जो टोटल एक्सपेंडिचर जो था उसका 50% से ज़्यादा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे डेवलपमेंट के लिए भारत में उसमें खर्च किए जाते थे। तो यही कारण रहा कि जब भारत ने इतना ज़्यादा व्यय करना शुरू किया तो धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट देखा गया, एक ग्रोथ देखी गई। अधिक से अधिक विनियोग के परिणाम स्वरूप आधार संरचना सुविधाओं में भारी विकास हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी, जैसे बैंकिंग प्रक्रिया हो गया, एनर्जी हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, एजुकेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, तो ये सभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे धीरे धीरे इन सब में डेवलपमेंट आने लगा। 1950 से 51 में जो पेट्रोलियम उत्पाद था, जो पहले 4 लाख टन हुआ करता था, अब उसमें बढ़ोतरी हुई और 3,30,000 टन पेट्रोल के उत्पादन हो गया। वहीं जो सीमेंट का उत्पादन था, जहां 1950 से 51 में 27 लाख टन हुआ करता था, वहीं 2002 से 3 के बीच यह 1,163 लाख टन हो गया। खाद्यान्न उत्पाद भी 508 लाख टन से बढ़कर 2,120 लाख टन हो गया। और जो बिजली थी, जो बिजली से जो गांव जुड़े हुए थे, जो पहले 3,000 गांव ही जुड़े थे, वही 2003 से 4 के बीच 490,000 गांव जुड़ गए थे। तो धीरे धीरे हर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन बढ़ा। जो गांव पीछे रह गए थे, जहाँ पे बिजलियाँ नहीं उपलब्ध थी, धीरे धीरे गांव गांव में बिजली जाने लगी और गांव भी धीरे धीरे वहाँ पे भी डेवलपमेंट होने लगा। विदेशी सहायता वर्ष 1985-86 में 22,000 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 2002 में 17,000 करोड़ रुपए हो गई। यदि देखा तो नीचे जनसंख्या वर्ष 1973-74 में 54.9% से घटकर 1987 से 88 में 39.3% तथा
2001-2002 में 26.6% हो गई थी। तो जहां गरीबी रेखा जो थी, जो पहले 54% थी, उससे घटकर 1987-88 में 39.3% हुई और 2001 और 2 में ये और भी घटकर 26% ही गरीबी रेखा हो गई थी। कहा जा सकता है कि भारत में 1991 से पहले स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए आर्थिक विकास के उचित विकास की रणनीति नहीं अपनाई गई थी, यानी एक प्रॉपर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाई नहीं गई थी 1991 से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ताकि एक बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। इसके लिए एक प्रॉपर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाई नहीं गई थी। 91 के बाद से एक प्रॉपर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिससे भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसमें और भी तेजी से सुधार हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारत में उदारीकरण से क्या आर्थिक परिणाम हुए हैं, यानी कि क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज रहा है लिबरलाइजेशन का भारत में। आइए समझते हैं इसको कि उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नियंत्रणों और प्रतिबंधों में ढील देकर उदार नीति का पालन किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण वह प्रणाली है जिसमें जटिलताएं ना हो, विभेदीकृत अफसरशाही नियंत्रण ना हो और प्रक्रिया संबंधी अनावश्यक अविलंब या विलंब ना हो। तो उदारीकरण का बेसिक मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा लचीला बनाया जाए, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी निवेश करने के लिए उसकी राह में अवरोध ना हो और उसको निवेश करने के जो दरवाजे हैं उसको खोल दिया जाए। तो ये होता है उदारीकरण प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी अननेसेसरी जो प्रोड्यूशनल डिले है इसको हटा दिया जाए, जो भी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, अफसरशाही जो नियंत्रण है उसको हटा दिया जाता है और ऐसे काफ़ी चीज़ें से उनको मुक्त कर दिया जाता है जो उसमें अवरुद्ध खड़ा करती हूँ। तो ऐसे ही उसी को ही उदारीकरण कहते हैं। अब उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए भारत में घरेलू अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ ही विश्व स्तर पर भी अवरोधों को समाप्त करना पड़ता है। तो अपना यही नहीं है कि आप अपने देश में लिबरलाइजेशन ला लिए तो आप बस बल्ले ही बल्ले हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड लेवल पर भी इसके लिए काम करना पड़ता है। वहाँ पे भी आपको लिबरलाइजेशन लानी पड़ती है। अपनी जो भी वस्तुएं हैं उनकी डिमांड और वहाँ पर जो रास्ते हैं, जैसे आपके यहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती है, अब उनको बाहर के लिए ट्रेड करने के लिए भी एग्रीमेंट साइन कराने पड़ते हैं और इजाज़त लेनी पड़ती है। विश्व स्तर पर तो उदारीकरण का प्रारंभ 1947 में व्यापार तथा प्रशुल्क पर सामान्य समझौता यानी गेट के साथ हुआ था, परंतु भारत में यह जोर शोर से 1991 में चालू किया गया। तो पहले तो गेट के माध्यम से 1947 से यह तो शुरू हो गया, लेकिन बाद में ये गेट समाप्त हो गया था। उसके बाद WTO आ गया है। तो उस वक्त जो उदारीकरण की व्यवस्था है 1947 से शुरू हो गई थी, लेकिन जो भारत में ये व्यवस्था 1991 से शुरू की गई। वर्तमान में कृषि उत्पाद के व्यापार में लगे हुए अनेक प्रकार के प्रतिबंधों जैसे प्रशुल्कों को हटाया जा रहा है, जिससे भारत उन वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी कर रहा है। अब जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेक्टर में जो टैरिफ थे, जो भी टैरिफ लगते थे, उनको रिमूव करा जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, जिससे जो डिमांड है वस्तुओं की भारत की और निर्यात है भारतीय वस्तुओं की, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 4-5 वर्षों में समुद्री उत्पाद, पुष्पोत्पादन, डेयरी उत्पाद निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। तो जो समुद्री उत्पाद है, यानी जो समुद्र से जो फिश आते हैं, जो भी फूल वूल जो बागानी से संबंधित जो भी मटेरियल्स हैं और जो भी डेयरी उत्पाद है, उन सब में बढ़ोतरी आई है टैरिफ हटने से। जबकि 1995 से 96 से पहले इन वस्तुओं की निर्यात बहुत कम थी। तो उससे पहले क्या था, इनकी जो वस्तुओं की निर्यात होती थी वो बहुत कम होती थी, चूँकि इतनी टैरिफ पड़ जाता था तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाता था और इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम लोग का इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था। इसी कारण यही हुआ कि 1991 के बाद से लिबरलाइजेशन लाया गया, उदारीकरण की नीति लाई गई, जिससे धीरे धीरे इनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और भारत की जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे सुदृढ़ होना शुरू हुई। इस प्रकार नई विश्व अर्थव्यवस्था में भारत विशेषकर कृषि क्षेत्र में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। तो इन केस में जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकता है इंडिया। भारत में घरेलू सहायता तथा निर्यात सब्सिडी WTO के मानकों से कम है। तो भारत में जो सब्सिडीज़ हैं और जो WTO ने जो मानक तय कर रखा है कि इतनी सब्सिडीज़ नहीं होनी चाहिए,
किसी भी क्या कहते हैं उत्पादन में, उस हिसाब से इंडिया में जो इनकी सब्सिडीज़ दी जाती है एक्सपोर्ट के लिए वो कम है। क्योंकि क्या करता है डब्ल्यूटीओ सबके लिए एक समान व्यवस्था रखने की कोशिश करता है कि जैसे भी देश हो, अमीर गरीब जैसा भी देश हो, वो सभी ट्रेड में सबको इक्वली इन्वॉल्वमेंट हो पाए। अब क्या करती हैं कोई कंट्रियां जो अपने स्पेसिफिक सेक्टर पे ज़्यादा सब्सिडीज़ देती हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं उनको सहायता देती हैं इनको ग्रो अप करने के लिए, तो उनको क्या करता है डब्ल्यूटीओ ज़्यादा व्यापार उनके करने में या कि ग्लोबल व्यापार करने में उनको मना कर देता है या उनको उतना प्रायोरिटी नहीं देता है। जो कंट्रियां अपने जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं उस पर ज़्यादा सब्सिडीज लगाती हैं। क्योंकि होता क्या है कि अब जो अमीर कंट्रियां हैं उन्होंने उस पार्टिकुलर चीज़ पर तो सब्सिडी लगाकर उसको वहाँ के किसानों को उस चीज़ को सबसे ज़्यादा उत्पाद करने के लिए मदद दे दिया, और वहीं ऐसी कंट्रियां हैं जो ऐसा सब्सिडीज़ नहीं दे सकती हैं, जो गरीब हैं वो उस लेवल पर सब्सिडीज़ ना देकर उसको उतना उत्पाद नहीं कर सकती हैं। तो दोनों का एक फेयर जो फेयर कंपटीशन वो नहीं हो पाता है। तो वही एक फेयर कंपटीशन, एक अच्छी प्रतिद्वंद्विता मेंटेन करके रखना, एक साफ सुथरी प्रतिद्वंद्विता, इसको डब्ल्यूटीओ कोशिश करता है कि ऐसी स्थिति बनी रहे जिससे अमीर गरीब देश दोनों के लिए जो ट्रेड करने का जो भी रूल रेगुलेशन है वो एक तरफ एक समान होने चाहिए। तो इस चीज़ का डब्ल्यूटीओ ध्यान रखता है। अब आगे समझते हैं इसमें न्यूनतम बाजार पहुंच के प्रावधानों के कारण भारतीय कृषि उत्पाद के लिए बाजार का विस्तार होगा। 1990 के दशक से ही सापेक्षिक मूल्य उद्योग से कृषि की ओर परिवर्तित हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि कृषि उत्पादन की लाभदायकता बढ़ी है। तो 1990 के दशक में क्या हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है, जो रिलेटिव प्राइस है वो शिफ्ट हुआ है इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर सेंस। तो यानी कि पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता था, लेकिन धीरे धीरे यह एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग का मजबूत होते हुए दिखाई दिया है, और यह प्रमाण रहा है कि इसमें जो कृषि उत्पादन है वो लाभदायकता इसकी बढ़ी है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है। उदारीकरण नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए, यानी कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी क्षेत्र और औद्योगिक इकाइयां लगाने की इजाज़त देकर सरकार ने बहुत सी बेड़ियां निजी क्षेत्र निवेशक को रुकावट की उनको काट दी है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, उदारीकरण नीति के अपनाते हुए जो भारत ने जो भी निजी क्षेत्र हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, और जो पहले बड़ा टफ होता था, एक लाइसेंस लेना पड़ता था तब जाके उद्योग खोलना पड़ता था, इतने सारे जो भी क्या कहते हैं रुकावट हैं उनको हटाकर जो निजी क्षेत्र हैं उनको औद्योगिक लगाने की जो इजाज़त देकर उन्होंने इसके रास्ते खोले, से एक लिबरलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई, जिससे भारी मात्रा में भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। उदारीकरण से हमारा विकास प्रक्रिया में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग एक बड़ी मात्रा द्वारा पूर्ति की कल्पना की गई, जो साकार होती नजर आ रही है। यानी कि लिबरलाइजेशन से जो एफडीआई है और डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये एक सही ट्रूथ दिखाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि एक बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ होते हुए भारत को देखने को मिल रही है। और आज के समय में और भी जो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पहले कंपैरिजन में बहुत अच्छी मात्रा में हुई है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।